प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की स्पीच पर ये लेफ्ट का मानना है श्वेता जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो सभी को, आपके दर्शक को भी, यहाँ बैठे सारे आदरणीय पैनलिस्ट को और आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। ये कैसी बातें कर रहे हैं विवेक जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बातें कही है वो जिस तरीके से जनजी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, भारत की जनता को भी पता है कि जितने अच्छे तरीके से वो जनजी से कनेक्ट कर पाए हैं उतना अभी तक के इतिहास में कोई नेता नहीं कर पाया है। जिस तरीके से लोग, बच्चे उनको सुनना चाहते हैं। रही बात जेनजी की बात करते हैं तो जेनजी वो नहीं है जो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। जेनजी वो है जो झारखंड में बैठे हुए हैं, रांची में बैठे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जेनजी को अपने संवैधानिक अधिकार के बारे में पता है। यहाँ पे जब भी नक्सलवाद की बात की गई या माओवादी के बारे में, विचारधारा के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला, मुझे लगता है ये एक ऐसी चीजें हैं जिस मुद्दे पे विपक्ष को भी साथ आना चाहिए, क्योंकि नक्सलवादी और माओवादी एक विचारधारा है जो कि हिंसात्मक चीजों को प्रमोट करता है, अलगाववाद को प्रमोट करता है, या ऐसा कह लीजिए कि जो संवैधानिक संस्थान है उसके प्रति भरोसे को खत्म करता है। तो अगर आप देश हित में सोचते हैं तो आप इस विचार, आप मुझे ये बताइए, इनसे पूछ के, ऑपोजिशन वालों से जो इस बात को एक राजनीतिक मुद्दा बता रहे हैं, क्या हिंसात्मक चीजों को खत्म करने की जो बात करे वो देश हित में नहीं है? क्या उसका सपोर्ट इन लोगों को नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे विचारधारा का हिंदी के अगेंस्ट में नहीं है। जंतर मंतर पे जो चीज हुआ था विवेक जी, वो जेनजी ने नहीं किया था, ये बात आपको भी समझना होगा। देखिए जितने नहीं युवा, देखिए हम ये तो नहीं कह सकते कि वहां पे युवा नहीं थे। वो आयु वर्ग जो था वो 18 से 30 साल के बीच का था, इसे तो आप नहीं नकार सकती। हाँ, वो अलग बात है कि उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो एक ऐसी अराजक स्थिति के को शायद हो सकता है सपोर्ट करता हो, उसमें अलग अलग खेमे हो सकते हैं, लेकिन वो देश का युवा ही था। अनुराग जी, मीनाक्षी जी मैं लौटती हूँ आपके पास। अनुराग जी, देखिए मीनाक्षी जी, देखिए दिमागी नक्सल किसको कहते हैं, आपकी डिबेट में प्रूफ हो गया। बधाई हो आपको, अच्छी डिबेट आपने कराई कि दिमागी नक्सल पता चल गए कौन है। दिमागी नक्सल वो होते हैं जो डिवाइड एंड रूल करते हैं। जैसे देखिए अब देखो यूथ में भी बांट रहे हैं, बोले जंतर मंतर के जेनजी अलग और झारखंड में रांची के जेनजी अलग, कल कहेंगे पश्चिम बंगाल के जेनजी युवा अलग, महाराष्ट्र के अलग, फिर कहेंगे गुजरात के अलग, पंजाब के अलग। जो हमारे जेनजी को ही बांटे वो समझो दिमागी नक्सल है। तो यहाँ बैठे हुए जो लोग, जो हमारे युवाओं को बांटने की बात कर रहे हैं कि जंतर मंतर में छात्र नहीं थे, वहां पे छात्र थे। मैं कहता हूं छात्र वहां भी थे, छात्र यहाँ भी थे। तो जो ये बांट रहे हैं ना वो दिमागी नक्सल हैं। तो इसलिए आपको बधाई हो कि आपने इनको एक्सपोज कर दिया, दिमागी नक्सलों को जो यहाँ बैठे हैं। दूसरी बात तो सुन लीजिए, अरे एक्सपोज हो गए, दिमागी नक्सल एक्सपोज हो गए। ठीक, आप बोलने दीजिए दिमागी अरे मेरी बात होने दीजिए। दिमागी नक्सल पता चल गए, फिर आप चिल्लाने लगे। अब आप देखो यहाँ पे हल्ला मचाने लगे, ये भी एक दिमागी नक्सल की पहचान होती है जो बीच में हल्ला मचाने लगे, ये भी दिमागी नक्सल है। तो एक्सपोज हो चुके आप मुझे बोलने दीजिए। दूसरी बात, आज देखिए एक दिमागी नक्सल जो यहाँ बैठे हैं वो कैसी बातें कर रहे हैं पता है आपको? उन्हें पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। आपने 2 बार उनको बुलवाया, वो कंफ्यूज हो गए, आज कंफ्यूज हैं, फ्यूज हैं, क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता। अगर आप उनको दोबारा सुन लीजिए उन्होंने बोला क्या अब तक, आपके समझ में आया क्या? मीनाक्षी आनंद विजय जी जो कह रहे थे, मेरे तो समझ में आया नहीं क्या बोले। वो हड़बड़ा गए, उनका दिमाग कहीं चल रहा है, बोल कहीं रहे, सोच कहीं रहे। वो दिमागी नक्सल है ना, आपके पास है। मैं तो नहीं कोई नहीं समझ पाया, उनसे सीधा पूछा गया। सुन लीजिए वो क्यों नहीं आप पहचान, मैं बता रहा हूं ना। पहले चढ़ावा चोरों को जस्टिफाई कर रहे थे, दिमागी नक्सल की उपज आप देख रहे थे। फिर वो जेनजी को बांटने लगे आपस में कि जेनजी अलग अलग है, जेनजी अलग अलग, युवा अलग अलग होता है। मतलब वो देखो कैसे कंफ्यूज है, वो वहां दिमागी नक्सल की आपको उपज दिखाई दी। ये वो लोग हैं जो वाकई दिमागी नक्सल की बात करते हैं, डिवाइड एंड रूल। वो हमें आपको ही बांट देंगे। अभी हम आप कुछ बात करने लगेंगे तो हमें आपको बांटने की कोशिश करेंगे। तो ये जो दिमागी नक्सल होता है उसका एक ही काम है, डिवाइड एंड रूल। आपस में बांटो, कभी धर्म के नाम पे राजनीति करो,
कभी छात्रों के नाम पे राजनीति करने की कोशिश करते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं, कभी अगर आप नहीं मानते हो तो उसमें हिंसात्मक प्रयोग करते हैं, पैलेट गन चलवा देंगे, उनका सर्वर फोड़वा देंगे, उनका हाथ पैर तोड़ने की नौबत तक आ जाएगी। इसको क्या कहोगे आप, जो इस चीज को समर्थन करता हो, ये इस चीज को समर्थन कर रहे हैं कि जंतर मंतर में जो हुआ वो वहां पे जो लोग थे वो उनके पर जो जिस तरह से उन पे डंडा बरसा या पैलेट गन चली उसको आनंद विजय जी जस्टिफाई कर रहे हैं। कमाल की बात है, जेएनयू को पीटेंगे, जेएनयू पीटेगा और उसको आपके जस्टिफाई पार्टी करोगे। के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि हमें ये देश अब लेक्चर सुनने के मूड में नहीं है। लेकिन एक तस्वीर में अब आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, फिर आप लोग मुझे आकलन करके बताइएगा कि इसे आप कौन सी कैटेगरी में डालते हैं। आज इंदिरा भवन में भी ध्वजारोहण किया गया, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे, सोनिया गांधी जी भी थी, राहुल गांधी जी भी थे, अजय माकन तस्वीर में थे, श्रीनिवास बीवी भी थे, कांग्रेस सेवा दल के तमाम लोग थे। वंदे मातरम का गायन भी हो रहा था, लेकिन वंदे मातरम के गायन के साथ साथ अचानक से यह असहजता राहुल गांधी के चेहरे पर क्यों थी? क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे जी अचानक से असहज हो रहे थे? क्यों सोनिया गांधी जी हाथों का एक ऐसा इशारा कर रही थी जिससे वो असहजता दिखाई दे रही थी? सवाल ये भी है, आज भारतीय जनता पार्टी, अनुराग जी आप पर आरोप यही लगा रही है ना कि ये फिर क्या है? आप चाहें तो मैं दिखा सकती हूँ, मैं पूरा वीडियो, क्योंकि फिर वंदे मातरम चल रहा है और हम चर्चा कर ले। हाँ तो नहीं, उस पे क्या हम आपसे पूछना चाहते हैं, उस पे हम आप क्या चर्चा करें? मैंने क्या ऐसी बात है जिसमें चर्चा की जाए? इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा ही नहीं है। वंदे मातरम का अपमान पर कौन सी कैटेगरी है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, कोई अपमान नहीं है। नहीं, वंदे मातरम, मेरी बात सुनिए, अब कोई बात हुई है तो वो बताएंगे ना बात क्या हुई है, जिन्हें आपको पता ना हमें पता है। हम उसका एक वीडियो की क्लिप काट के आप एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि इससे हो गया, वैसा हो गया। देखिए भारतीय जनता पार्टी कितना, देखो आप सोचो, भारतीय जनता पार्टी के पास कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं, देश के छात्रों के, महिलाओं के, युवाओं के, देश की कितनी बड़ी समस्याएं हैं। मैंने 17-18 दिन पार्लियामेंट में जवाब देने के लिए सरकार आई नहीं, जो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। नहीं, अब हम चर्चा किस पे कर रहे हैं कि कौन पार्टी के अंदर में किसमें क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, वो हम चर्चा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लिया कि भाई हम क्यों जवाब दे। रशीद जी, अगर आप कुछ समझ पाए हो इस वीडियो को देखकर तो आप बता दें। जी मीनाक्षी, प्रथम दृष्टि में जो मुझे नजर आता है कि एक तो हम इसमें थोड़ा सा ज्यादा तिल का ताड़ बना रहे हैं। ये तिल का ताड़ है सर? जी, वंदे मातरम का गायन हो रहा है, वंदे मातरम के प्रति जी असहजता थी, बिल्कुल साफ नजर आ रही है। देखिए उसमें थोड़ा ये मुझे लगता है, मेरी वहाँ किसी से बात नहीं हुई है, कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन में वंदे मातरम पहले भी बजता आया है, दो स्टांजास बजते थे, अब 6 का हो गया है, कानून भी पास हुआ है। मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा। देखिए जो कांग्रेस पार्टी का जो फंक्शन होता है, बाकी फंक्शन में इसका कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं, आप मुझसे कन्विंस हो या ना हो, जी कंफ्यूजन नहीं हो सकता, क्योंकि राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद थे जब साइन एंड डाई हुई, उससे पहले वंदे मातरम का गायन हुआ। उसकी कोई, देखिए लीपा पोती का कोई प्रश्न नहीं उठता, ये वहां कांग्रेस से चूक हुई है, लेकिन जानबूझ के किया गया है या अनजाने में हुआ, वो अब मैं कह रहा हूं कि उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट की स्कोप बनता है, क्योंकि पहले 2 स्टांजास गाए जाते थे, अब 6 स्टांजास, तो वो हो सकता है उसमें कुछ वो कि नहीं 2 नहीं 6 होगा, ये वो हो रहा है जो बीच में बहुत अटपटा लगता है। इसकी बिल्कुल साफ बात करनी चाहिए, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी से ये उम्मीद करना कि वो इस तरीके से वंदे मातरम को अपमान करेगा, और वो राजनीतिक दल जिसने वंदे मातरम की शुरुआत करी जिसके अधिवेशन से, और जो अभी भी उसके तमाम अधिवेशन में जब वो विपक्ष में तब भी होता है, ये मुझे लगता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम उसको तिल का ताड़ बना रहे हैं।